एनआरसी के चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी, आदरणीय पन्नू जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, गिरीश आहूजा जी और उपस्थित सभी चार्टर अकाउंटेंट भाई और बहन, सबसे पहले मैं आपके इस कार्यक्रम में आने के पहले जब मुझे निमंत्रण मिला था तो मैं कह रहा था कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं क्या आकर आपके सामने बताऊंगा, पर मैं जो अनुभव करता हूँ उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखने का एक अवसर भी मुझे मिला है। मैं एक 10 दिन पहले हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके ऊपर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्वर राव जी भी उसमें थे, तो काफ़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर फाइनेंशियल ऑडिट से भी परफॉर्मेंस ऑडिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मेरा सरकार में काम करने के बाद अनुभव हुआ। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप डिसीजन क्या करते हो इससे हमें कोई नाराज़ी नहीं है, पर आप डिसीजन नहीं करते हो इससे नाराज़ी है। वी लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, और इसलिए आज सिस्टम में आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ही हमारा सबसे पहला एजेंडा है। और आज देश की स्थिति ऐसी है कि हमारी टोटल जीडीपी ग्रोथ में है 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, 52 to 56% सर्विस सेक्टर से, और 8 से 12% जो है वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से आते हैं। जबकि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन 60-65% एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल एरिया में है, और वहाँ सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस है। और स्वाभाविक रूप से जो फाइनेंशियल कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है वो अगर रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट के क्षेत्र में होगी तो हमारे देश में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी, और देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, और हम आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे और इकोनॉमी भी मजबूत होगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आप जैसे लोगों का जो विजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ सरकार में हम विशेष रूप से जिस बात का जिक्र करते हैं, जो सरकार में है और सरकार के साथ डील करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो सरकार के डिपार्टमेंट के साथ भी है, वो है टाइम। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये प्रॉब्लम अगर आपने सुलझा लिया तो बाकी प्रॉब्लम फिर ज़्यादा कठिन नहीं है। जिसके पास जाते उसके पास काम फंस ही जाता है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जाते तो 2-2 साल नहीं मिलते, एनओसी मांगते तो नहीं मिलते, कोई काम करो ये नहीं बोलता है, काम रोक दो, काम बंद करो, स्थगित करो, स्टे करो, यही कहता है। और कभी कभी कानून भी ऐसे बनाएंगे जो अड़चन में आता है उसको और अड़चन में लाते हैं। मैंने एक बार मजाक में कहा कि कोई पेशेंट सीरियस होता है और आईसीयू में उसको लिया जाता है, तो पहले डॉक्टर कहता है इसको ऑक्सीजन लगाओ, इसको ये इंजेक्शन दो ताकि इसकी जान कैसे बचे। पर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई आईसीयू में मिला तो बोलते अभी तक मरा नहीं, क्या गला दबाओ। सब मिलकर उसको गला दबाकर, हमारी सोच ही ऐसी बनी है कि उसको जिंदा करने के बजाय जल्द से जल्द उसको डेथ डिक्लेयर कैसे करें, इसी में हमको खुशी होती है। एक बात जरूर है कि उसने अगर अच्छा काम किया होगा तो जरूर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गलत भी किया होगा तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, पर उसके साथ उसको सर्वाइव होने के लिए उपयोग तो होना चाहिए। तो सिस्टम में ये स्वाभाविक रूप से हमारे कानून और नियमों में ये है कि स्वाभाविक रूप से एक जगह उसकी गलती हुई तो उसके सब सीज करो अकाउंट, सब धंधा बंद करो, उसका दिवाला पिटाओ, एनसीएलटी में पहुंचाओ, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेच बाच होकर जब तक नहीं होती तब तक कानून बोलता है कि अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। मुझे लगता है कि गलती किसके हाथ से नहीं होती, और बिजनेस ये एक बिजनेस साइकिल होती है, इंडस्ट्री भी एक साइकिल होती है। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी डिमांड बढ़ती है, कभी सप्लाई कम होता है।
और जो अच्छी कंपनी होती है वो भी कभी कभी अड़चन में आती है। डिफॉल्केशन केवल फ्रॉड ही नहीं होता, बोनाफाइड डिफॉल्केशंस भी होते हैं। और ये भी इतिहास में अनेक जगह आपने भी अनुभव किया होगा कि जिन लोगों ने एक बार अड़चन में आए थे वो फिर से एक बार उनको मदद मिलने के बाद वो फिर से अच्छे बने हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें सिस्टम में हमारी जो सोच होती है उसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर बदल करना पड़ेगा। और इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको निश्चित रूप से ये सोचना होगा कि हमारे निर्णयों में सामने वाले ने गलत काम किया है तो उसकी कोई कार्रवाई लिबरल करो, कार्रवाई मत करो, ये मेरा कहना नहीं है। जो फाइन लगना है, जो सज़ा होनी है उसको होगी, और उसके बिजनेस को जिंदा रखना चाहिए ताकि वो सर्वाइव नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। अभी एनसीएलटी बनी है, तो कहीं कभी तो बहुत लोग आते हैं बोलते सर जे नहीं है, निर्णय नहीं होते हैं, 2-2 साल 3-3 साल अगर केसेस पेंडिंग हुई तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। मुझे याद है जब ये बना तब अरुण जेटली जी और मैं एक बार बैठे थे तो मुझे अमेरिकन सिस्टम को रेफरेंस के रूप में बता रहे थे कि वहाँ इस प्रकार से जब लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं तो वहाँ की जो सिस्टम है उसने उसका सोल्यूशन कैसे निकाला, और इसलिए सोल्यूशन अच्छे निकले हैं। पर टाइम ये शब्द हमारे सबके बीच में से मिस हो गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने जस्टिस से उनको भी कह रहा था कि वकील को अधिकार है, प्रिविलेज है, पर कितने बार तारीख मांगे, कितने दिन के बाद तारीख हो। मैं एक बार बचपन में एक केस थी रेंट कंट्रोल में, तो हमारा घर था तो मैं जाता था, 7 साल किराया नहीं दिया था किराएदार ने, और 7 साल केस चल रही थी रेंट कंट्रोल के कोर्ट में। तो एक दिन मैंने कोर्ट में पूछा कि भाई उसने 7 साल किराया नहीं दिया था, वो डिफ़ॉल्टर था। जब बात तो ओपन थी कि वो डिफ़ॉल्टर था, तो ये इसका निर्णय करने के लिए इतना समय क्यों लगता है। तो मुझे एक लगता है, जो पन्नू साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबको, कि पहली बार आपसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो, और जिसको भी अपनी केस प्रेजेंट करना है वो उस परफॉर्म में अपना पूरा पैटर्न में प्रेजेंट करे, और उसमें से बहुत सी बातें उसी को देखकर दोनों की तुलना करके बहुत सी बातें निर्णय हो जाएगी, ताकि बाद में आपको निर्णय करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से आसान होगा। और इसलिए फाइनेंशियल मैटर में जो मैं नागेश्वर राव जी को कह रहा था कि फाइनेंशियल मैटर में 7-7 साल 8-8 साल अगर निर्णय नहीं लगते हैं तब तो वो कंपनियां बैंक करप्ट होकर ख़त्म हो जाती है। अब हमने नियम बनाया कि 3 महीने में अगर पैसे नहीं भरे तो अकाउंट एनपी अकाउंट होता है। फिर आप उसके निर्णय अगर 3 साल नहीं करोगे और अकाउंट एनपी हो जाएगा तो वो तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ, मैं अक्सर सरकार में अधिकारी को कहता हूँ कि आपके इसमें सब बातें आई है, टाइम शब्द आपके बीच में से मिस हो गया है। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, दे नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने उनको एक बार बोला कि आपको 3 महीने अगर तनख्वाह न मिले तो आपकी अवस्था कैसी होगी। आप छोटी सी फाइल को 3 महीने दबा के रखते हो, निर्णय नहीं कर, जो करना है निर्णय करो, उसके परिणाम क्या होते हैं। और इसलिए मैं अनुभव करता हूँ, जो बात का अनुभव मैंने किया था कि जब मैं 2014 में मंत्री बना तो हमारे यहाँ टोटल 3,85,000 करोड़ रुपए के 406 प्रोजेक्ट, स्टॉल प्रोजेक्ट थे, अकाउंट एनपी हो गए थे। और 80% कारण जो था वो सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार के ही कारण थे। लैंड एक्विजिशन नहीं हुई, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ, रेलवे ओवरब्रिजेस की परमिशन नहीं मिली, इंक्रोचमेंट नहीं हटाया गया और उसके कारण काम नहीं हो पाया तो उसके कारण अकाउंट एनपी हो गया, मशीनरी खड़ी रही, और बैंक ने कहा कि अब ये अकाउंट एनपी है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों की तरफ फिर हमने बहुत मेहनत की और एक तय किया कि मैं उस समय 3 साल 4 साल हर सप्ताह में कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर्स, कंसल्टेंट, अधिकारी ऐसा लेकर खुला बैठता था और बोलता था इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए क्योंकि होने लायक नहीं थे, और जो प्रोजेक्ट थे उनसे सोल्यूशन निकले। कभी बैंक को समझाया, कभी अधिकारियों को समझाया, कभी कॉन्ट्रैक्टर को समझाया, कभी कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया, और कम से कम हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से हमने हमारे इंडियन बैंकों को बचाया। आज वो अच्छी स्थिति है। कल मैं
मुंबई में था 2-3 दिन पहले, हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी, तो स्टेट बैंक के चेयरमैन थे। तो मैंने कहा पुराने समय हमारी इमेज बिगड़ गई थी कि रोड में पैसा दो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने बोला वो अब बदल गया है, तो आप भी थोड़ा सोचने का तरीका बदल दीजिए, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं रही। अब हम 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जैसी ट्रांसपेरेंट हो वैसी टाइम बाउंड हो। और इसलिए कोई भी निर्णय है, चाहे ट्रिब्यूनल में मामला है, चाहे कोर्ट हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में। अभी एक मैं हमारे यहाँ ये काउंसिलेशन कमेटी है और आर्बिट्रेटर है, तो मैंने हमारे अधिकारियों को पूछा कि कोई व्यक्ति आर्बिट्रेशन में या काउंसिलिंग में जाना चाहता है, तो वो अगर आपको अप्लाई करता है तो आप कितने दिन में केस भेजते हो? 1.5 साल नहीं भेजते। तो मैंने अब कहा कि ये नियम बनाओ कि 15 दिन के अंदर केस जाएगी, कुछ भी हो आप इमीडिएटली रेफर कर दो। 15 दिन के अंदर हर चीज़ को नियम में बनाओ कि भाई 15 दिन के अंदर केस। आप कितना भी अच्छा आऊजाजी कानून बनाओगे पर कितना भी किताब लिखोगे अच्छे और कितना भी, और जो बैठा है वो निर्णय नहीं करेगा और टाइम पर नहीं करेगा, तो उसका उपयोग क्या होगा? और इसलिए डिजिटल सिस्टम का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टाइम को कंसिडर करते हुए अगर हम लोग करेंगे, और फिर मैंने उनको सबको बुलाया, इसमें हाईकोर्ट जजेस थे, सबको चाय के लिए घर में बुलाया और मैंने उनको कहा वी रिस्पेक्ट यू, वी डोंट वांट टू टेल यू एनीथिंग अबाउट योर डिसीजंस। आप क्या डिसीजन करते हैं इसमें हमें कुछ कहना नहीं है, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर आप डिसीजन करिए। मेरा कहना इतना ही है कि आपको पास केस सबमिट होने के बाद 3 महीने के अंदर निर्णय कराइए। अब काउंसिलेशन में बड़े बड़े सेक्रेटरी है, जजेस है, तो वो बोलते हैं कि मैंने बोला आपका रोल केवल दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं है। अगर दोनों में से कोई आदमी आपके हिसाब से रिजनेबली जो जस्टिफाइड अप्रोच है अगर सुनता नहीं, तो एक नोट मिनिस्ट्री को भेज दो कि इसके ऊपर हमारा ये मत है। और इसलिए कभी कभी मुझे याद है एक केस में हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के एक रोड प्रोजेक्ट में अब काउंसिलेशन नहीं हो रहा था, सेक्रेटरी में बैठे हमने तय किया और 325 करोड़ रुपए में उनको सेटल कर दिया। हमारे NHAI के लोगों ने डर गए, उन्होंने कहने के बाद, समझाने के बाद बोले जिम्मेदारी आएगी, डरते रहे, टालते रहे और नहीं किया। फिर वो हाई कोर्ट में गए, अब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने 1300 करोड़ रुपए की डिग्री हमारे ऊपर निकाली। अब मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि पिछले 5 साल में जो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में NHAI के विरोध में गए हैं उन सब निर्णयों का मैं अध्ययन करना चाहता हूँ और मैं इसके लिए रिटायर्ड जज की कमेटी अपॉइंट करना चाहता हूँ और इसमें कौन जिम्मेदार है समझना चाहता हूँ। अब जो जिम्मेदार होगा उसकी पेंशन, उसका पगार अब मैं काटूंगा, क्योंकि उन्होंने अगर ये किया है तो ये अच्छा। एक दूसरी बात है, जो गलती आज कर रहे वही रिपीटेडली कर रहे 10 बार। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी, उनका डिसीजन आने के बाद फिर वही क्यों करते हो? मैं समझता हूँ कि जब एक बार अगर ट्रिब्यूनल में कोई निर्णय होता है, कोई लाइन ली जाती है, तो नेचुरली दैट इज द लॉ, उसको समझ कर आगे उसका आधार लेके ही काम करना चाहिए। पर एक बार हारने के बाद ट्रिब्यूनल में 10 बार हारने के बाद भी वही गलती बार बार करना, उसके ऊपर कोई किसी को पूछता नहीं। और इसलिए सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटेटिव बनाना और डिजिटलाइज बनाना, ये 5 बातें अगर हम करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, टैक्स देने में उनको प्रॉब्लम नहीं, पर टैक्स देने में, लेने में जो तकलीफ देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज ये उसके अर्थ अलग निकलते हैं। मैंने एक बार बड़े इनकम टैक्स वालों को कहा था, आपके कपड़े तो सूट बूट के दिखते हैं, पर वैसे तो चंबल के दरोड़ेखोर आपके सामने साधु सज्जन लगते हैं। ये इतने तकलीफ देते हो आप, सब ऐसे नहीं है, पर कभी कभी लोगों में इतनी प्रतिक्रिया, इतनी तकलीफ देते हैं और इतनी फॉर्मेलिटी करते कि अच्छे भी आदमी जिसका दोष भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा, तो भी उसको बाहर से निकलते निकलते उसकी पूरा पसीना छूट जाता है। तो मुझे लगता है क्यों नहीं इसमें जो दोषी है, जिसने सही में वायोलेशन किया है, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करें, पर जो नहीं है उसको जो है उसको तकलीफ ना हो, और जिसका वायोलेशन जिसने किया उसका फाइन लगते हुए बाकी बातों के लिए उसकी सब लाइंस बंद कर देना, ये भी कोई फायदे का नहीं होगा। वी शुड बी प्रैक्टिकल।
और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि निश्चित रूप से आप लोग जरूर इसमें सोचें, क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूँ, इसलिए पब्लिक के फीडबैक में मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूर इसको सोचिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी हमने एन्यूटी, हाइब्रिड, बीओटी, पीपीपी और इनवीट, अब इतनी इन्वेस्टमेंट अभी हमें ज़रूरत है और कोई कमी नहीं है। अभी तक मैं 7 साल में 50 लाख करोड़ के काम मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट में कर चुका हूँ। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं जब शिपिंग मंत्री था तो हमारा बजट था 900 करोड़ का, और हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट था 16 लाख करोड़ का, और हमने 900 करोड़ के बजट पे 16 लाख करोड़ के काम लगभग 12 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे हो गए। तो हमने जो 12 मेजर पोर्ट थे और 7,000 करोड़ पोर्ट का प्रॉफिट बढ़ा, तो हमने वही इन्वेस्टमेंट करके वही से अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके पैसा खड़ा किया। और इसी प्रकार से अब रोड में भी भारतमाला प्रोजेक्ट है और गति शक्ति है। तो अब लोग हम 96,000 किलोमीटर हाईवेज थे, अभी हम लोग 2 लाख किलोमीटर तक जा रहे हैं। और 2 लाख किलोमीटर जाने के बाद हम हर साल, एक समय 3 किलोमीटर पर डे पे आते थे, अब 38 किलोमीटर पर डे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर इतने कैपेबल हैं कि उन्होंने एक दिन में 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड मुंबई दिल्ली पर बड़ोदरा के पास 24 घंटे में बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। एक कॉन्ट्रैक्टर ने सोलापुर बीजापुर सेक्शन में सिंगल लेन बिटुमिन रोड 22 आवर में 26 किलोमीटर एक दिन में बनाया। तो आज बहुत बड़े प्रमाण पर काम करने की एबिलिटी बढ़ी है। और जब तक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट होगी, उसमें अल्टीमेटली सरकार का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। हम 40% सीमेंट और स्टील यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो सरकार को जाता है, राज्य सरकार को। और रोड बनने के बाद फिर से जो डेवलपमेंट होती है रोड साइड में, जो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होती है, जो लेबर्स को पैसा मिलता है, इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट, अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ग्रोथ रेट इससे बढ़ता है। और इसलिए जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, आर्थिक स्थिति गंभीर होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करने की बात होती है। तो आज हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और हमने अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं। अभी पोपली से आते हुए बात कर रहा था कि हमें बहुत पैसा चाहिए, और मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो ना, आप ज़्यादा चिंता ही क्यों करते हो, 1 लाख करोड़ दो, मैं एस्क्रो अकाउंट बना देता हूँ आपके ही बैंक में, आपको डेली रिटर्न मिलेगा, और जितना पैसा आपका मंथली है वो निकाट लो, बाकी का हमको रिलीज़ कर दो। हमारा टोल इनकम वो 40,000 करोड़ है अभी, और नेक्स्ट 3 ईयर्स में हमारा 1,40,000 करोड़ हो जाएगा। अब 1,40,000 करोड़ हमारा इनकम हो जाएगा तो 100% क्या, ये तो गोल्ड माइन से भी सिक्योर्ड है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अब एक एक प्रोजेक्ट को मोनिटाइज कर रहे, 25 साल तक करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। और हम उनको कह रहे कि आप एस्क्रो अकाउंट खोल लो, डेली 2 साल के बाद हम आपको अकाउंट में पैसा जमा करते जाएंगे, जितना आपको काटना है उतना काट लो, बाकी रिलीज़ कर दो। 100% सिक्योर्ड है। और इसलिए ये इसी प्रकार से पावर लाइन मोनिटाइज हो रही। एक बार ये दिल्ली के एयरपोर्ट की बात मैं एविएशन मंत्री जी से कर रहा था कि इसका इनकम 2-3 साल पहले 1800 करोड़ रुपए था दिल्ली का पर ईयर। तो मैंने उनको कहा कि 1800 करोड़ को 25 साल के लिए मोनेटाइज कर दो, तो आपको 25,000 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि हर साल इनकम बढ़ता है। और ये 25,000 करोड़ में 200 एयरपोर्ट बना दो, तो आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, 6% 6.2025 से पैसा मिल जाएगा। और पूरे एयरपोर्ट बना दो तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा ही है, तो एयरपोर्ट थोड़े कम वायबल हो गए, कुछ नहीं हो गए, पर ये पैसा जो है आपके इनकम का है। और नहीं कुछ हुआ तो ये आपका दिल्ली एयरपोर्ट है, वो तो आगे उसका भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो वो भी मिलेगा, और बाकी भी एयरपोर्ट का रिटर्न मिलेगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हम एयरपोर्ट बना सकेंगे। तो ये मोनेटाइजेशन बड़े प्रमाण पर हो रहा है, रोड का हो रहा है, पावर लाइन का हो रहा है, रेलवे का हो रहा है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मोनेटाइजेशन हो रहा है। और इसलिए आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए कौन सा इकोनॉमिक मॉडल आप लेके आएंगे जो ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटेटिव है, करप्शन फ्री है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल अब पड़ा हुआ है। और इसलिए आप लोग जो है फाइनेंशियल मॉडल में तो आप बहुत माहिर हैं, हम थोड़ी एक्सपर्ट हैं। मैं परसों मुंबई में बता रहा था कि 96 में मैं मंत्री बना था,
तो धीरूभाई अंबानी जी ने हमारे मुंबई पुणे हाईवे के लिए कोट किया था, तो वो 3600 करोड़ था उस समय, यानी आज का 40,000 करोड़ होगा। तो मैंने वो टेंडर उनका रिजेक्ट किया था, बहुत नाराज हुए थे। तो बाद में वो हमने MSRDC की और करने का निर्णय किया, तो पैसे बाहर से खड़े करेंगे। तो मैं उस समय एक बैग लेकर, मैं और हमारे MD थे RC सिन्हा, हम इधर उधर घूम के प्रेजेंटेशन करते थे पहली बार। अब सरकार की क्रेडिबिलिटी भी कोई इन्वेस्ट करने में प्राइवेट की तुलना में कम थी, तो हम 500 करोड़ के लिए पहली बार निकले बाहर। तो हमको हमारे बॉन्ड इशू ओवर 1180 करोड़ मिले। फिर हमने 550 करोड़ के लिए फिर 1200 करोड़ मिले, और पूरे प्रोजेक्ट पूरे हुए। तो मैंने एक फाइनेंशियल उदाहरण आपको बताता हूँ कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए, वर्ली बांद्रा सी लिंक के लिए, 55 फ्लाईओवर के लिए मुंबई में जितने पैसे हमने खड़े किए उतने वापस तो हो गए। अब वो एक्सप्रेस हाईवे जब था तो बाद में हमारी सरकार चली गई, तो ज़रा उसका कैश फ्लो बिगड़ गया। तो वहाँ वो MD मेरे पास आए और मैंने कहा कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे निकालना। तो मैंने बोला मैं मंत्री नहीं हूँ, तुम निकालो, मैं अपोजिशन लीडर हूँ। तो पवार साहब को जाके बताया, तो पवार साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये आपका चाइल्ड है, आप विरोधी पार्टी में हो, कोई भी आपको, आप बताओ क्या करना है। तो मैंने उनको कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई पुणे एग्जिस्टिंग जो लोनावला खंडाला का रोड है, दोनों को मर्ज कर दो और दोनों का टोल लेकर करो तो इकोनॉमिक वायबिलिटी आ जाएगी। तो मैंने बोला आप खंडूरी जी के उस समय मंत्री थे, आप भेजो, मैं उनसे बात करता हूँ। और दोनों प्रोजेक्ट एक किए। अब देखो, जो प्रोजेक्ट 3600 करोड़ में टेंडर हुआ था वो 1600 करोड़ में हमने बनाया। पहली बार उसको महाराष्ट्र सरकार ने मोनेटाइज किया, 3000 करोड़ मिले। और अभी एक 7-8 महीने पहले मोनेटाइज किया, अब उनको 8000 करोड़ मिले। और वर्ली बांद्रा का 900 करोड़ रुपए साल का इनकम है टोल का। अब मैंने जब टेंडर दिया था तो 420 करोड़ का था, बाद में प्रोजेक्ट एनवायरमेंट, कोर्ट, ये सब करते हुए 1800 करोड़ का बना, तो भी पैसा वसूल हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक वायबिलिटी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ रही। मैं मजाक में इन्वेस्टर को हर समय कहता हूँ कि हिंदुस्तान 2 बातों में बहुत जोशपूर्ण काम करता है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरी व्हीकल ग्रोथ। इतनी व्हीकल की संख्या बढ़ रही है और इकोनॉमी भी बढ़ रही है, तो नेचुरली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आता है। और इसलिए अब रेलवे में, हमारे शिपिंग पोर्ट्स में, अभी कल मैं उत्तर प्रदेश में था, योगी जी और मैं, तो मैं उनको मिर्ज़ापुर में था, तो मैंने गंगा का वाटरवेज बनाया, तो पूरा हो गया। तो अभी दिल्ली को यमुना से, पानीपत सोनीपत से दिल्ली आना यमुना में, और यमुना से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा से प्रयागराज, इतना अगर वो भी प्रोजेक्ट हमने वर्ल्ड बैंक में डाल दिया है, इतना होगा तो पानीपत से, सोनीपत से डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और नॉर्थ ईस्ट पूरा पानी पे जा सकेंगे। और पानी के जाने में इकोनॉमिक से है कि रोड से जाने के लिए 10 रुपये लगता है, रेलवे से 7-6 रुपये लगता है, तो पानी से 1 रुपया लगता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ग्रोथ आएगी। तो ये एक दूसरे को पूरक होते हैं। और इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और आप जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, चार्टर अकाउंटेंट, इनको ढूंढना होगा कि कहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी है, कहाँ से इनकम जनरेट होता है। अभी हम लोग गोवा में एक जुआरी में एक ब्रिज बना रहे हैं, 2 टावर है। अब मेरे डिपार्टमेंट को मैंने कहा कि इसके ऊपर में व्यूअर गैलरी बनाएंगे, तो तुरंत पहला जवाब है, सर ये हमारे मैंडेट में नहीं है। मैंने बोला तुम्हारे मैंडेट में नहीं है तो छोड़ दो, मैं दूसरे को बोल दूंगा। पर तुमको समझ में नहीं आ रहा कि ये 4000 करोड़ तुम ले रहे हो, अगर इसके दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट लगा दी और गोवा में 2 लाख टूरिस्ट रोज आते हैं, 100% उसमें 70% आएंगे और ऊपर जाएंगे और 1000 रुपये का टिकट होगा, तो रोज़ कितनी कमाई होगी। तो पूल के टोल से ज़्यादा तो इससे पैसा वसूल हो जाएगा। तो आप ये व्यूअर गैलरी में मूविंग रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बना दो, अट्रैक्शन का केंद्र बनेगा, ऊपर में व्यूअर गैलरी अभी बना रहे हो, तो उसी से पैसा मिल जाएगा। तो ये वी नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट इनिशिएटिव, डिफरेंट विजन by which we can get more economic viability, good internal rate of return। और ये कठिन नहीं है। और इसलिए आप जैसे लोग टूरिज्म में तो बहुत है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अभी एक तो ऐसा सेमिनार करिए। अभी मैं कारगिल में था,
वहाँ हम टनल बना रहे हैं एक छोजिला, वो 11,000 करोड़ की टनल हम 5,000 करोड़ में बना रहे हैं, 6,000 करोड़ हमने बचाए। अब वो जो कारगिल के नीचे ये टनल है इतना सुंदर है, मैं वहाँ से जब देख रहा था बाबा अमरनाथ 12 किलोमीटर ऊपर था, तो मैंने कहा यहाँ रोपवे लगा दो। मेरे पास रोपवे केबल कार आई है, और वहाँ स्विट्ज़रलैंड का जो डावोस है उससे भी अच्छा है। और वहाँ अगर हिल स्टेशन बन गया, कोई प्राइवेट वाला जगह पड़ी है, कोई पेड़ नहीं है, वहाँ पूरा हिमालय है, और वहाँ अगर लोग रहने के लिए जाएंगे टूरिस्ट का एडवेंचर स्पोर्ट्स, वहाँ अगर वहाँ रोपवे केबल कार बनेगी, अच्छे रेस्टोरेंट बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे, तो कितना बड़ा पोटेंशियल है। क्यों लोग डावोस जाते हैं? स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओली और ये दोनों जगह डेवलप करना चाहते हैं, उससे भी अच्छी है। अभी हम लोग मानस सरोवर को एक रोड बना रहे हैं। अभी मैं रोज़ सोचता हूँ उधर जाने की, तो पूछता हूँ कितना है, तो बोलता -8 डिग्री, -6 डिग्री, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती। अभी 85% काम हो गया है। ये पिथौरागढ़ से डायरेक्ट नेपाल और चाइना से, हम चाइना 20 किलोमीटर तक मानस सरोवर इंडिया से ही जाएंगे, तो लगभग रोड इतना हिमालय के बीच में से जा रहा है। और वहाँ जब जाएंगे तो कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ऑल सीजन रोड 12,000 करोड़ का बना रहे हैं। पूरा अभी काम अभी आखिरी स्टेज में है, तो कितने रिसोर्ट बनेंगे पूरा ऑल सीजन, यानी साल भर आप बद्रीनाथ जा पाओगे। तो टूरिज्म ऐसा फील्ड है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। और आप जैसे लोग ये जो इनोवेशन से अगर फाइनेंशियल रिटर्न्स के आधार पर अगर अच्छे IRR के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके अगर आपके लोगों को, इन्वेस्टर को बताएंगे, तो यही तो ग्रोथ बढ़ेगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि योर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इसमें 2 पार्ट को डिवाइड करूँ। वो पहला, दूसरा पार्ट जो है रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें बहुत कुछ बातें हैं। अभी हमने बहुत कुछ रिसर्च किया। अभी हम लोग बायोफ्यूल बना रहे, इथेनॉल बना रहे, बायो LNG CNG बना रहे, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे, सब गाँव में बनाना है ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा हो, वहाँ रॉ मटेरियल सस्ता है। और इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे फॉरेस्ट में, हमारे ट्राइबल एरिया में, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल और ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए नए इनिशिएटिव क्या लिए जा सकते हैं। और इनिशिएटिव जो होते हैं वो इकोनॉमिक वायबिलिटी के सिवा संभव नहीं है। वो इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसी आ सकती है, आप लोग निश्चित रूप से आप उसमें तय कर सकते हैं, और उसके आधार पर ग्रोथ बढ़ सकती है। तो आप निश्चित रूप से ग्रोथ को बढ़ाने वाले लोग हैं, और देश की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है हम ट्रांसपेरेंट हो, टाइम बाउंड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, करप्शन फ्री हो, और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो। ये डिले करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ तुम निर्णय क्या करते हो, बट डिले मत करो, चल रहा है केस, चल रहा है, सालों साल चल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है। डिले ये कैंसर जैसा है। फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द सिस्टम बाय यूजिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, उससे जल्दी जल्दी निपटारा होगा, तो मुझे लगता है कि आपके जैसे लोगों को कारण देश की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बड़े प्रमाण पर बढ़ेगी, और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। और एज ए प्रोफेशनल आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आत्मनिर्भर भारत के लिए और देश के निर्माण के लिए होगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे एक्चुअली आपके विषय का पर मेरे मन की बात आपको सामने रखने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, sir. Sir, as you have doing lot of nation building, we from the Chartered Accountants heard definitely say that we will also be part of the nation building, and definitely we will take your words, and it will help us in improving the nation. Thank you, sir. Thank you very much. We have our guest with us, Lalit Popli ji. We welcome him here, and I request Rajesh Agarwal ji, our past secretary NIRC, to please welcome him by presenting a bouquet.